सरदार अब्दुल रहमान बलोच ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये लियारी की तारीख का वो बाप है जो उसने अपने खून, अपनी दहशत और अपनी सियासी चालों के जरिए खुद लिखा। लियारी जिसकी तंग सांस लेती गलियां मिट्टी से ज्यादा खून और गुर्बत की कहानी सुनाती है। इन्हीं गलियों में वो बेताज बादशाह उभर कर सामने आया, ऐसा डकैत जिसका खौफ सिर्फ लियारी तक महदूद ना रहा बल्कि तख्त कराची पर भी बिजली की तरह गिरा। लेकिन दूसरी तरफ लियारी का बलोच तबका उसे मुजरिम नहीं, अपना मसीहा समझता था, अपना बेखौफ निगहबान। वो दीवारें आनी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुस्तफिराना ताकत के सामने हमेशा सीना तान कर खड़ी रही। मगर सवाल ये है, क्या वो वाकई सिर्फ एक मुजरिम था या फिर वो उस तारीख माहौल, खूनी बदले की सुलगती आग और सबसे करीबी गॉडफादर की गद्दारी का अनोखा नागुज़िर नतीजा था। इस अफसानी दास्तान की गहराई में उतरे तो लियारी की खामोश मिट्टी आज भी उसकी मशहूर गरज की गवाही देती है, जो हमको गोली मारेगा वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। ये जुमला सिर्फ एक धमकी नहीं था, ये उसकी अजाब ज़दा ज़िंदगी का दस्तूर, उसके दिल की सबसे गहरी हकीकत बन चुका था। अब्दुल रहमान बलोच की ये अनकही खूनी और सियासी हकीकत आप तक पूरे सबूत और जज्बात के साथ पहुंचाने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। जो हमको गोली मारेगा तो वो हमारा बाप भी होगा तो हम उसे गोली मारेंगे। In the heart of Liari and the deserts beyond lived a man who became legend, feared by many and revered by some. Sardar Abdul Rahman Baloch, a name that echoed through the underworld and the corridors of power alike. This is the story of the outlaw sultan. आज हम लियारी के उस सुल्तान की कहानी की तह तक जाएंगे जहां जुर्म, सियासत और ईमान की कशमकश में एक नौजवान ने अपना खूनी रास्ता खुद चुना और चलते चलते अपने सबसे करीबी रिश्तों तक को कुर्बान कर दिया। हम देखेंगे कि किस तरह से ₹2.5 का एक मामूली झगड़ा लियारी के खूनी गैंगवार की बुनियादी चिंगारी बन गया, वो चिंगारी जिसने पूरी बस्ती को राख बना दिया। तो शुरुआत करते हैं रहमान डकैत की पैदाइश से। सरदार अब्दुल रहमान बलोच का जन्म लियारी के अफसाना नुमा अफसानी गली में वाक़ दात मोहम्मद बलोच हाउस में हुआ। उसके वालिद दात मोहम्मद बलोच, जिसे इलाके में दादुल के नाम से पुकारा जाता था, और चाचा शेर मोहम्मद मशहूर शेरो, दोनों अपने वक्त की बाअसर शख्सियत माने जाते थे। दोनों का गहरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अहम सियासी लोगों, खास तौर पर वजीर आला जाम सादिक अली का मुश्किल वक्त में साथ देने के बदले इन्होंने हुकूमत में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। यानी जुर्म और सियासत का गहरा, खामोश और लाशऊरी मिलाप रहमान को विरसे में मिला, वो विरसा जो उसके मुस्तकबिल की तस्वीर पहले ही दिन से तय कर चुका था। रहमान ने जिस माहौल में होश संभाला वो दहशत, मुफादत पर चढ़ने वाला जुर्म और पुलिस की बदउनवानी का अजीब सा मिला जुला मंजर था। लियारी की गलियों में हर गैर कानूनी धंधे का मुनाफा दोनों तरफ बांटा जाता था। आधा जुर्म करने वालों को मिलता और आधा उन्हीं अफराद को जो कानून की निगरानी का दावा करते थे। पुलिस अपना हिस्सा पूरी तसल्ली से लेती और इसके बदले में जुर्म को बिला रोक टोक फैलने देती। जब कानून खुद अपना फर्ज भूल जाए तो फिर ताकत और दौलत का रास्ता जुर्म के सिवा और कहीं से नहीं निकलता। रहमान ने ये तर्क सच बचपन से ही समझ लिया था, मगर इस तारीख माहौल में असर रसूख सिर्फ रहमान के खानदान तक महदूद नहीं था। लियारी का एक और बड़ा नाम भी बड़ी तरह तवज्जो से लिया जाता था, हाजी लालू। पाक कॉलोनी और जहानाबाद का ये छुपा हुआ सरदार आहिस्ता आहिस्ता रहमान की जिंदगी का बेरसम रहनुमा बन गया। उसका असल धंधा जेब कतरी था, जिसका जाल पूरे शहर के अहम इलाकों तक फैला हुआ था। साथ ही वो मनफी तिजारत करने वालों का माल अपने अड्डों पर रखवाता, उन्हें पनाह देता और उनसे वसूली करता। हाजी लालू के 2 बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात बचपन से ही रहमान के सबसे करीबी साथी थे, लेकिन इन रिश्तों के दरमियान एक पुरानी खूनी दुश्मन की आग भी चुपचाप सुलगती रही। लियारी का मशहूर बदमाश इकबाल और बाबू डकैत, जो भैंस बदलने में माहिर माना जाता था, रहमान के चाचा ताज मोहम्मद का कातिल था। ताज मोहम्मद के कत्ल ने इंतकाम का वो बीज बो दिया जो रहमान के खानदान के दिल में गहरी जड़ पकड़ गया। अब बाबू डकैत सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि पूरी नस्ल का निशाना बन चुका था, और यूं लियारी की मिट्टी में जुर्म, सियासत और इंतकाम का वो तूफान पल रहा था जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इसी सिलसिले को समझने के लिए अब हम अब्दुल रहमान बलोच की जिंदगी के उस मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ तब्दील होने वाला था। अब्दुल रहमान बलोच की जिंदगी एक संगीन दो राह पर खड़ी थी। एक तरफ जुर्म की वो गिली दाल थी जिसमें उसके वालिद दादुल और चाचा शेरो घुटनों तक डूब चुके थे, और दूसरी तरफ दीन का वो रास्ता था जहां रहमान का दिल गहरी रूहानी सुकून महसूस करता था। लियारी की तारीख गवाह है कि रहमान बाकायदगी से तबलीगी जमात में शिरकत करता, जमात के साथ सफर करता और नमाज की सख्ती से पाबंदी करता था। वो अपने साथियों को भी अपने पैसों से सहरोजा और चिल्ले पर भेजता ताकि वो भी इस रूहानी फिजा में सांस ले सके। लेकिन किस्मत का एक और सख्त मोड़ उसका मुंतजर था। दीन की तरफ उसका झुकाव उस वक्त लरस गया जब खानदान में खून और बदले की गूंज फिर से उभर कर सामने आ गई। हाजी लालू, जिसकी निगाह कभी शेरों पर टिकी रहती थी, अब पूरी कुव्वत के साथ रहमान को अपनी तरफ खींचना चाहता था। मगर रहमान का जुर्म की दुनिया में कदम रखना लालू की सियासी चालों का नतीजा नहीं था। ये एक ऐसा दिल दहलाने वाला खूनी वाक़या था जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख पलट कर रख दिया। ये वाक़या 1990 की दिहाई में उस वक्त पेश आया जब रहमान अभी 15-16 साल का कमसिन नौजवान था। उसके चाचाजाद भाई फतेह बलोच, जो गरीबों का हिमायती और इलाके में इज्जत और मोहब्बत से याद किया जाता था, सलमान बिरोई के बेटे गफूर बिरोई के हमले में गोली लगने से शहीद हो गया। हमला अपनी हिफाजत का बहाना बनाकर किया गया, मगर इस तरह रहमान के दिल में ऐसी भयानक आग दिखा दी
कि इबादत का रास्ता उसकी निगाह में धुंधला पड़ गया और इंतकाम उस पर एक लाजमी फर्ज की सूरत में उतरने लगा। जब वादे का जिस्म खाकी कब्रिस्तान लाया गया, रहमान उस वक्त से रोजे पर था। जैसी उसे खबर मिली फौरन पहुंच गया। कब्रिस्तान की गहरी खामोशी, अपने भाई की लाश और हवा में घूमती तकलीफ की खुशबू, सब ने मिलकर रहमान के अंदर एक ऐसा तूफान पैदा कर दिया कि उसकी आंखों से आंसू और उसकी जुबान से लहू जैसे अल्फाज बहने लगे। उसने वादा किया कि वो कातिलों को कभी किसी सूरत माफ नहीं करेगा और फिर उसने वही किया जो उसने वादा किया था। हाजी लालू के पूरे हथियार और माली सहारे के साथ सिर्फ 39 दिनों में रहमान ने सलमान बिरोई और उसके भाई को मौत की घाट उतार दिया। फातिह का खून अब उसकी जिंदगी की लाल लकीर बन चुका था। इस इंतकाम के बाद रहमान का रास्ता हमेशा के लिए तब्दील हो गया। दीन और जुल्म के दो राह पर खड़े रहने वाला ये नौजवान अब जुल्म की दुनिया का मुकम्मल बाशिंदा बन गया। हाजी लालू ने उसे इस दलदल में पूरी तरह धकेल दिया और कुछ ही अरसे बाद रहमान ने रऊफ नाजिम के भाई आरिफ के गिरोह से जुड़कर उनका गिरोह संभाल लिया। 90 की दिहाई में जब आरिफ पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ तो इस गिरोह की तमाम कमान सीधी अब्दुल रहमान के हाथ आ गई और यही वक्त था जब वो लियारी का नया सरगना, नया खौफ और नया फैसला बन गया। इस इंतकाम और ताकत के बाद अब्दुल रहमान बलोच की शोहरत लियारी और जुर्म पेशा गिरोह में तूफान की तरह फैल गई। हाजी लालू और उसके दो बेटे अरशद पप्पू और यासिर रफात उसके साथ थे, जिसके नतीजे में पाक कॉलोनी और जहानाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में उसका असर रसूख और ताकत दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वो लियारी में एक बेखौफ और नीरस शख्सियत के तौर पर जाने जाने लगा था। लेकिन इस सुल्तान लियारी की दास्तान में एक ऐसा वाक़या भी शामिल है जो उसकी पूरी शख्सियत पर गहरा सवालिया निशान छोड़ देती है और उसकी रूहानी आजमाइश को और भी पेचीदा बना देती है, और वो ये है कि रहमान ने अपनी ही मां को गोली मार दी। ये संगीन कत्ल निहायत ही पुरअसरार हालत में पेश आया। कुछ लोग कहते हैं कि रहमान को अपनी वालिदा पर मुख्तलिफ गिरोह से ताल्लुकात का शुबा था, जबकि दूसरी रिवायत यह है कि उसकी मां उसे जुल्म की दुनिया से निकालने की इंतहाई कोशिश कर रही थी, जिससे मां बेटे में संगीन तकरार हो गया और इसी दौरान रहमान के हाथ में मौजूद कलाशनकोव का ट्रिगर इत्तेफाकी तौर पर दब गया। इस वाक़े की कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं बनी, मगर ये एक तल्ख हकीकत है कि उसने अपनी मां का कत्ल किया और इस अफसोसनाक वाक़े ने उसकी ज़िंदगी और रूह पर ना मिटने वाला दाग छोड़ दिया। इस वाक़े के बाद रहमान ने जुर्म की दुनिया में एक नया तर्ज अमल अपनाया। उसने पुलिस के किरदार को धंधे में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। उसके गिरोह ने ज़ोरों ज़बरदस्ती से धंधा चलाना शुरू कर दिया और पुलिस को हफ्तावारी भत्ता देना बंद कर दिया। लियारी की माली ताकत अब सीधी रहमान के हाथ में आ गई थी। इसी दौर में रहमान ने लियारी और कराची के दूसरे बलोच आबादियों में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रास्ते में रुकावट बनना शुरू कर दी। उसने इन इलाकों के बलोच के लिए खुद को एक मसीहा के तौर पर पेश किया और ये इलाके में एक सरबुलंद हीरो बन गया। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गद्दारी का आगाज़ किया। 1996 में रहमान और उसके उस्ताद हाजी लालू का बेटा यासिर अरफात पुलिस के हाथों चढ़ गए। माना जाता है कि ये गिरफ्तारी हाजी लालू ने हुकूमत के दबाव में करवाई। उसने अपने बेटे की जमानत तो करवा दी, मगर अब्दुल रहमान बलोच को अकेले जेल में छोड़ दिया। ये पहला और सबसे गहरा जख्म था जिसने रहमान के दिल में नफरत का शोला भड़का दिया और इसी शोले ने उसे इंतकाम से आगे सियासत और ताकत की समझ की तरफ धकेल दिया। अब्दुल रहमान बलोच, जिसने अब तक सिर्फ खून और बदले की जुबान देखी थी, आहिस्ता आहिस्ता सियासत और हकीकत की गहरी चालों को समझने लगा। 1997 तक वो अपना रास्ता खुद बनाने सीख चुका था, ऐसा रास्ता जो कानून, खौफ और असर रसूख के दरमियान से गुजरता था। इसी समझ का पहला नुमाया इज़हार उस वक्त हुआ जब एक अदालती पेशी से कबल वो हैरत अंगेज अंदाज में जेल से फरार हो गया। ये फरारी सिर्फ एक कदम नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत, माली वसाइल और निज़ाम के अंदर गहरी जड़ पकड़ चुके असर का खुला सबूत थी। जेल से निकलकर रहमान सीधा बलूचिस्तान चला गया, जहाँ उसने अपने गिरोह को नए सिरे से मुनज़्ज़म करना शुरू किया। इधर लियारी भी आहिस्ता आहिस्ता दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होने जा रहा था और इस तकसीम की बुनियाद एक ऐसा वाक़या बना जो सुनने में मामूली मगर अंजाम में तबाहकुन था। ये झगड़ा सिर्फ 250 रुपये पर शुरू हुआ, मगर इसकी कीमत कई जिंदगियों ने अपना खून से चुकाई। रहमान के कहने पर उसका एक रिश्तेदार लागर इनायत के पास सेफ्यून लेने गया। इनायत, जो अरशद पप्पू का हमदर्द था, उसने मुफ्त या कम दाम पर माल देने से साफ इनकार कर दिया। बात तू में से बढ़ी और नतीजा ये निकला कि लागर जख्मी कर दिया गया। ये खबर जब रहमान तक पहुंची तो उसने इसे सिर्फ झगड़ा नहीं बल्कि अपनी जाती तौहीन समझा और फिर 2000 में उसने इस नाराजगी को खून में तब्दील कर दिया। रहमान ने इनायत को कत्ल कर दिया और यूं ये लियारी की जमीन पर गिरने वाला पहला खून था। इस कत्ल के जवाब में अरशद पप्पू ने रहमान के रिश्तेदारों और साथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूं कत्ल इंतकाम की वो आग भड़क उठी जिसने हाजी लालू और रहमान के दरमियान पुराने ताल्लुकात को राख कर दिया और इस तरह लियारी गैंग वार का बाकायदा आगाज हो गया। इसी दौर में रहमान ने लियारी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू की। चूरिया बाजार, सराफा बाजार और टिम्बर मार्केट तक भट्टे की पर्चियां भेजी जाने लगी। पुलिस भी अब उसे रहमान डकैत के नाम से पुकारने लगी थी और लियारी में उसका हुक्म, उसका कानून और उसका खौफ चलने लगा था। मगर लियारी की ये बदअमनी सिर्फ एक इलाके तक महदूद ना रही। यह आहिस्ता आहिस्ता कराची के रगों में जहर की तरह दौड़ने लगी और शहर के लिए एक नासूर बन गई। इस खूनी जंग को रोकने के लिए 2005 में कराची के मशहूर और सख्त मिजाजी पुलिस अफसर SSP चौधरी असलम को एक खसूसी टास्क फोर्स के साथ लियारी में तैनात किया गया। उसे सीधा और दो टोक हुक्म मिला, या तो रहमान डकैत को गिरफ्तार करो या फिर उसका किस्सा हमेशा के लिए बंद करो। चौधरी असलम लियारी की गलियों में रहमान का पीछा कर रहा था, मगर रहमान अब वहाँ मौजूद नहीं था।
वो लियारी छोड़कर बलूचिस्तान के शहर हब जा चुका था। हब में उसने एक सफ़ेद रंग का बंगला तामीर करवाया जो इलाके में व्हाइट हाउस के नाम से मशहूर हो गया। जब खुफिया इत्तला मिली कि रहमान अपने साथियों के साथ इसी बंगले में छुपा है तो चौधरी असलम ने बगैर देर किए वहाँ दावा बोल दिया। ये 2005 का एक सख्त और खूनी मुकाबला था। रहमान के गिरोह ने मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग शुरू कर दी। इस शदीद मुकाबले में चौधरी असलम, इरफान बहादुर और उमर शाहिद गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जबकि रहमान के गिरोह का करीबी साथी अरशद भट्ट और उसके 2 साथी मारे गए। कार्रवाई के बाद पुलिस ने उस व्हाइट हाउस को पूरी तरह गिरा दिया। इस ऑपरेशन की नाकामी का सबसे भयानक नतीजा कुछ ही दिन बाद सामने आया जब रहमान का भाई अब्दुल रहीम चौधरी असलम के हाथ आ गया और एक मुबैना मुकाबले में मारा गया। भाई के खून ने रहमान के दिल में इंतकाम की आग को और भड़का दिया। उसने एक बार फिर वही जुमला दोहराया जो उसकी पहचान बन चुका था, जो हम पर गोली चलाएगा चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, हम उसे भी गोली मारेंगे। मगर चौधरी असलम ने पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। तलाश करते करते वो 2006 में कोयटा पहुंचा। सैटेलाइट टाउन में होने वाली एक कार्रवाई के दौरान बिल आखिर रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये गिरफ्तारी भी देर पा साबित ना हुई। अगस्त 2006 में रहमान को उसके साथियों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। ये पुलिस की कैद से उसकी दूसरी बड़ी फरारी थी। लियारी में उसकी वापसी पर 3 दिन तक गरीबों में मुफ्त खाना तकसीम किया गया, जैसे शहर ने अपने खूनी बादशाह का एक बार फिर से इस्तकबाल किया हो। इस सब के बाद रहमान डकैत लियारी में सिर्फ एक सरगना नहीं रहा, बल्कि एक फौजदार की तरह जीने लगा, हुक्म देने वाला, फैसले करने वाला और अपनी मर्जी का निजाम चलाने वाला। 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी से वापस कराची आई तो रहमान डकैत और उसके जानिसार अपने आप को जानिसाराने बेनज़ीर के तौर पर अपने आप को पेश किया। उनकी आमद के मौके पर हिफाजत के इंतजामात में रहमान और उसके लोग आगे आगे नजर आए। जब कारसाज पर बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर खौफनाक धमाका हुआ तो रहमान और उसके साथियों ने उन्हें बिलावल हाउस तक महफूज पहुंचाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इस हमले पर रहमान के करीबी रिश्तेदार शहीद हुए, मगर उसने इस कुर्बानी को अपनी वफादारी का निशाना बनाकर पेश किया। ये वो वक्त था जब रहमान डकैत सिर्फ जुर्म की पहचान नहीं रहा, उसने मुजाहिद पार्क और साबिर स्पोर्ट्स क्लब कायम किए, लियारी जनरल हॉस्पिटल में दवाओं का इंतजाम किया। गरीबों के लिए वो हामी और रहनुमा था, जबकि हुकूमत के लिए वो एक मुश्किल सवाल। लेकिन यही वसी असर और बेलगाम सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनने लगी। रहमान किसी सियासी डिसिप्लिन को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। वो सरकारी वसाइल सीधा अपने जरिए तकसीम करना चाहता था। हुकूमत को चैलेंज करने का ये जज्बा ही उसका अंजाम की बुनियाद बन गया। फैसला हो चुका था, रहमान डकैत को हर हाल में रास्ते से हटाना था। और फिर वही इत्तला आई जिसका इंतजार चौधरी असलम को बरसों से था। जनवरी 2009 में खबर मिली कि रहमान डकैत कराची की तरफ आ रहा है। फौरन शहरों के मुख्तलिफ रास्तों पर नाके लगा दिए जाएं। रहमान अपनी गाड़ी में स्टील टाउन लिंक रोड से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी गाड़ी पहले नाके पर पहुंची तो रुकने का इशारा किया गया। जवाब में गाड़ी के अंदर से सीधा फायरिंग शुरू हुई और पहला नाका तोड़ दिया गया। दूसरे नाके पर चौधरी असलम खुद मौजूद थे। गाड़ी रुकी और दोनों तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो गई। आगे और पीछे से गिरे हुए रहमान की गिरोह और पुलिस के दरमियान खूनी मुकाबला छिड़ गया और फिर चंद लम्हों में लियारी की गैंग वार का एक बड़ा बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। इस मुकाबले के नतीजे में सरदार अब्दुल रहमान बलोच अल मारूफ रहमान डकैत और उसके साथ 3 और अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। लियारी का सुल्तान गिर चुका था, मगर उसकी कहानी शहर के जख्मों पर अब भी लिखी हुई है। आज जब सरदार रहमान बलोच के नाम सोशल मीडिया पर दोबारा ट्रेंड कर रहा है, जब धुरंधर जैसी मूवीज की वजह से लोग उसे स्वैग वाला और हीरो टाइप कैरेक्टर समझ रहे हैं, रील्स बन रही हैं, डायलॉग रिपीट हो रहे हैं और उसकी पर्सनैलिटी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि हम वाकई जानते हैं कि हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रहमान डकैत कोई स्टाइल आइकन नहीं था, वो एक संगीन और बेरहम मुजरिम था। जिस शख्स को आज एडिट और रील्स में पावरफुल और फियरलेस दिखाया जा रहा है, उसकी असली जिंदगी खून, बत्ता, नशे और बेगुनाहों की लाशों से भरी हुई थी। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी माँ को कत्ल किया और जिसका रास्ता हमेशा गोलियों और इंतकाम से गुजरा। रहमान की कहानी ये नहीं सिखाती कि जुर्म में कोई शान होती है, ये कहानी बताती है कि जब निज़ाम फेल हो जाए, जब सियासत और जुर्म एक दूसरे से मिल जाएं और जब बच्चों को विरसे में हथियार मिले तो फिर पूरी बस्तियां तबाह हो जाती हैं। उसका अंजाम किसी फिल्म के ड्रामेटिक क्लाइमैक्स नहीं था, बल्कि एक खूनी मुकाबला और एक ख़त्म होती हुई जिंदगी थी। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर ट्रेंड को आग बनकर फॉलो ना करें। रील्स के चंद सेकंड में जो हीरो नजर आता है, असल जिंदगी में वो किसी के लिए कातिल, किसी के लिए दर्द और किसी के लिए कभी खत्म ना होने वाला जख्म होता है। ये कहानी सिर्फ रहमान डकैत की नहीं, ये लियारी, कराची और हमारे पूरे माशरे की कहानी है। ऐसी कहानी जो ये याद दिलाती है कि हर मशहूर चीज़ काबिल तारीफ नहीं होती और हर ट्रेंड सच को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर आपको ये असल हकीकत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।